ये स्थितियां बनी क्यों? आखिर श्रीलंका की जनता तो यही मांग कर रही थी कि आप सत्ता से हटिए। वो ये थोड़ी चाहती थी कि अपने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को मार ही डाले। आज जो सिचुएशन की सत्ता, ये सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, आज जो वो बनी कि हाथ खींच करके आपको हटा दिया जाएगा, ये तो शायद वहां की जनता भी नहीं चाहती होगी। ये तो प्रथम दृष्टया अगर पहले पहल जब ये शुरुआत हुई थी संकट की, आक्रोश जब बढ़ रहा था, तभी सत्ता से हट जाते तो शायद सिचुएशन संभल जाती। आज ये तो नहीं होता कि राष्ट्रपति भवन में लोग घुस आए। देखिए, वास्तविकता में इन राष्ट्रपति को वहां की जनता ने भरपूर प्यार दिया है और बहुत अच्छी संख्या से जिताकर उनको राष्ट्रपति बनाया था, क्योंकि उन्होंने वहां के जनता की भावनाओं से का फायदा उठाया था। देखिए, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें जिसमें हम बिलीव करते हैं, भारतीय बिलीव करते हैं, वो पुनर्स्थापित हो रही हैं श्रीलंका के माध्यम से। पहली चीज ये कि विश्व में कि कोई भी देश जो अच्छा चलना चाहे उसको, सेकुलरिज्म को वो नहीं छोड़ सकता। किसी राष्ट्रपति ने तमिल्स के खिलाफ, वहां के हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, सिंगलीस को भड़का के, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के शासन किया और सत्ता में स्थापित हुए। पहली चीज तो ये स्थापित हुई कि इस प्रकार के धार्मिक विद्वेष से कोई देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी चीज ये कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनना और विपक्ष की आवाज को सुनना किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है। चाणक्य ने यह कहा था कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है जहां राजा मंत्रियों को निर्भीक होकर बोलने देता है। तीसरी चीज, जब आप जनता की बात को नहीं सुनते हैं तो आपको केवल वही चीज सुनाई जाती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, और हम इसको हुब्रिस हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें कि जो राजा है वो ये समझता है कि वो कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए एक के बाद एक वो गलत निर्णय लेता चला जाता है जिससे पुरानी गलती उसकी छिप जाए। तीसरा, जो आर्थिक पक्ष से जो दृष्टिकोण है वो ये है कि अगर आप विदेशी ऋण लीजिए, अगर आप अपनी कंपनी के लिए भी ऋण लीजिए, तो उस ऋण का प्रोडक्टिव एसेट्स के क्रिएशन में उसका उपयोग करिए, जिससे कि जो कंस्ट्रक्टिव एसेट्स क्रिएट हो उससे इनकम जनरेट हो और उन डेट्स को जो आपने लिए हैं उनका रिपेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का आप कर सकें। अगर आप अपने ऐशो आराम के लिए, विलासिता के लिए उस को धर्म करेंगे, उसको उपयोग करेंगे, तो देश के हित में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, देखिए, ऐसा नहीं है कि इस राष्ट्रपति को वहां की जनता ने बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिया, प्यार दिया इसीलिए सत्ता में बिठाया, लेकिन जो निरंकुशता है, जो तानाशाही है, विश्व के किसी भी देश की हिस्ट्री आप देख लीजिए, जहां जहां लोकतंत्र कमजोर हुआ है, जहां जहां सेकुलरिज्म कमजोर हुआ है और जहां जहां धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, और देखिए मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। अगर आप बहुत ज्यादा ब्रांडिंग कर देंगे, अगर आप बहुत ज्यादा सपने लोगों को दिखा देंगे, अगर आप ये कह देंगे कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और इस प्रकार के सपनों से आप सत्ता पे तो बैठ जाएंगे। हमने 1974-76 में देखा है, हमने एक प्रधानमंत्री को भारतवर्ष में भी देखा है जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, और जनता बिल्कुल स्तब्ध थी और चुप थी, और जब वहां पे चुनाव डिक्लेयर हुए तो जनता सड़क पे भीड़ की तरह उमड़ी, और मैं उस समय जवान था, एमबीए करके निकला था, चादर वो लोग फैलाते थे और जनता पैसे उसमें भरपूर डालती थी। तो ये चीज समझनी चाहिए कि जनता की आवाज को, जनता के दर्द को, जनता के कष्ट को, राजा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी जो कान है वो बिल्कुल जमीन पे रहने चाहिए, और जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं, अगर आप उन जनता की इच्छाओं को समझौते करके बंद करा देंगे, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, तो ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं देखता हूं जो आपका फॉरेन डेट्स का और वहां का जीडीपी का रेशो था, वो इतना बढ़ गया था कि वो जो डेट्स थे उनको रिपे करने के लिए बिल्कुल वो थे, उनका जो मुद्रा थी वो इतने ज्यादा डिवैल्यू हो गई थी कि उनके जो फॉरेन लोन्स थे बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। अतिरिक्त समय भी दिया गया था अखिल जी, अतिरिक्त समय देने के बावजूद अपना जो लोन था वो नहीं चुका पा रहा था। ये हाल श्रीलंका में बन गए थे। धीरे धीरे मतलब ये 3-4 सालों में तैयार हुई सिचुएशन है। लेकिन बड़ी बात यही है कि
मैं अब चर्चा में महेंद्र जी आपको भी लाना चाहती हूँ। बड़ी बात तो यही है ना कि आप 3-4 सालों में ये हालात तैयार हो रहे हैं। कहाँ था विपक्ष? क्यों सरकार समझ नहीं पाई, या समझ के भी समझना नहीं चाहती थी, या वही तानाशाही जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी अखिल जी, वही तानाशाही वजह बनी आज इस गर्त में ढकेलने के लिए श्रीलंका को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो है 2019 में जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो है काफी टैक्स कट किए। एक पॉपुलिस्ट मेजर था कि टैक्स कट किए, और वो जो है उनको काफी भारी पड़ रहा है। आप देखिए, जिसकी वजह से वहां के रेवेन्यू में बहुत ज्यादा, वहां का जो राजस्व है उसमें बहुत कमी आई, और उसकी वजह से जो सॉवरेन बॉन्ड्स थे वो जो है उसके रीपेमेंट में जो है दिक्कत आई। आज देखिए कि करीब $7 बिलियन जो है, यूएस डॉलर जो है श्रीलंका के ऊपर जो है डेट है, और करीब 1 बिलियन जो है सॉवरेन बॉन्ड्स का डेट है। जो रीपेमेंट जो है प्रॉब्लम है, वो देखिए करीब करीब जो डेट है वो 94% से बढ़ के 119% तक आ गया है 2021 में। तो ये वहां की सरकार ने ये पूरी जो एक क्राइसिस जो बिल्ड हो रही थी, उस क्राइसिस को भांप नहीं पाई, और इस वजह से जो है धीरे धीरे इस पूरे जो है डेट ट्रैप में जो है वो फंसती गई। आप देखिए कि जो चीन ने जो डेट लिया, हम सब जानते हैं, जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन ने जो बंदरगाह जो है वो चीन ने जो है 99 ईयर्स की लीज पे जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके से तमाम तरीके से वहां की सरकार जो है, जो वहां की आर्थिक स्थिति थी उसको संभाल पाने में विफल रही। और इसके पीछे मैं जो है प्रोफेसर अखिल जी से सहमत हूं कि वहां की जो रूलिंग फैमिली थी, जो राजपाक्से फैमिली थी, राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, उसी फैमिली से जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और ये पूरी फैमिली जो है इस क्राइसिस को, जनता के जो है की जरूरतों को ये समझ नहीं पाए, और आज ये स्थिति इस परिवार को देखनी पड़ी। दोनों भाइयों को जो है देश छोड़ के भागना पड़ा। तो निश्चित रूप से आप देखिए, और ऐसा सिर्फ श्रीलंका नहीं है, ऐसे कई देश हैं जो आज इस तरह की क्राइसिस उनके दरवाजे पे खड़ी है। जैसे मैं बताऊं, पड़ोसी पाकिस्तान, इसके अलावा आप देखिए जो वेनेजुएला और जो है गुयाना, ऐसे कई देश हैं जहां पे ये क्राइसिस जो है उनके दरवाजे पे दस्तक देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी आर्थिक जो है जो रीपेमेंट जो जिसको क्राइसिस हम बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका में जो है उनके पास फॉरेन जो है फॉरेन जिसको बोलते हैं वो बचे ही नहीं, जिससे वो ऑयल, तेल और ये बाकी जरूरी की चीजें वो अपने यहाँ आयात कर पाए। तो पूरी की पूरी जो श्रीलंका की लीडरशिप थी राजपाक्से फैमिली के पास, वो लीडरशिप ने देश को फेल किया है एक तरीके से। हाँ, लेकिन एक दौर जिसका अभी अभी आपने जिक्र किया है, एक बार प्रोफेसर अखिल मैं फिर आपसे समझना चाहती हूँ, उसके बाद फिर संजीव मैं आपके पास आ रही हूँ। विदेशी मुद्रा भंडार ये कम होता गया, हम भारत के संदर्भ में जरा अगर इसे समझें आपके माध्यम से, ये बड़ी वजह बना। टैक्स जिसका अभी जिक्र किया उन्होंने, महेंद्र जी ने, कि टैक्स इस तरीके से कर दिए गए थे, कम करते चली गई श्रीलंकाई सरकार, और उस वक्त खूब पसंद किया जाने लगा। राजपक्षे गोटाबाया को, उनकी सरकार को खूब पसंद किया जाने लगा। लेकिन भारत में हम देखते हैं, अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, 40वीं या 45वीं ये बैठक थी चंडीगढ़ में जो बैठक हुई, उसमें हमने देखा किस तरीके से फिर से कुछ करों में बदलाव किया गया, बढ़ाया गया, यहां तक कि 1000 करोड़ उस पर भी, मतलब आम आदमी जिस पर बोझ और ज्यादा डल रहा है, इस प्रकार की खबरें सामने आई, सरकार का खूब विरोध हुआ। तो ये जो टैक्स कम करना, इन स्थितियों में जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, इन स्थितियों में भारत के लिहाज से क्या ये एक आकलन का विषय हो सकता है कि आपको किस राह पर चलना है? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। देखिए, अगर भारत के परिवेश में आप देखें, मुख्य तौर पर 4 प्रकार के टैक्स हैं। एक है कॉर्पोरेट टैक्स, एक है इनकम टैक्स, एक है जीएसटी और एक है पेट्रोल डीजल पे टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स हमारे देश में 2-3 साल पहले कम किया गया। इनकम टैक्स पिछले 2-3 साल से नहीं बढ़ाया गया। ये दोनों टैक्स जो हैं, ये इनकम पे टैक्स होते हैं, और जो जीएसटी पे टैक्स होता है और पेट्रोल डीजल पे टैक्स होता है, ये एक्सपेंडिचर पे टैक्स होता है। देखिए, भारत की जो स्थिति है, बड़ी अलग प्रकार की स्थिति है।
हमारे देश की कीमत पूरे विश्व में इसलिए है कि एक ही देश भारत ऐसा है पूरे विश्व में जहां जनसंख्या बढ़ रही है और जहां अनफुलफिल्ड डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मेरे को ये लगता है कि भारत सरकार ने टैक्स बढ़ाया, एक्सपेंडिचर पे टैक्स बढ़ाया और इनकम पे टैक्स कम किया, तो इसका बहुत प्रतिकूल असर मेरी निगाह में पड़ने की संभावना है। क्योंकि अगर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की इनकम पे उनकी जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जो देता है वो अमीर आदमी भी उतना ही देता है जितना एक गरीब आदमी देता है। पेट्रोल डीजल पे टैक्स एक अमीर आदमी भी उतना एक गरीब आदमी देता है। तो गरीब और मध्यम वर्ग की अगर इनकम कम होती है इस प्रकार के टैक्स बढ़ाने से और कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने से, अगर शेयर मार्केट बूम करता है क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाता है और उसकी वजह से शेयर मार्केट बूम करने की वजह से सरकार को यह सुविधा होती है कि सरकारी कंपनियों का विनिवेश कर पाए, तो मेरे हिसाब से भारत के परिवेश में यह बहुत अच्छा कदम नहीं है। पिछले 6 महीने के अंदर जो हमारा $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो अब $600 बिलियन से कम हो गया है और जो हमारे फॉरेन डेट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा भाग हमको 6 महीने के अंदर पे करना है। और जिस प्रकार से शेयर मार्केट से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2 लाख करोड़ पैसा विड्रॉ किया है और रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो अगर ये रुपया इसी प्रकार से कमजोर होता रहा और हमारे फॉरेन डेट्स और ज्यादा महंगे होते चले गए तो बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर हमारे देश पे हो सकता है। अगर हमारे पड़ोसी देश जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा पाकिस्तान की यही स्थिति है, नेपाल की यह स्थिति है, श्रीलंका की यह स्थिति है, तो अशांत और अस्थिर, आर्थिक रूप से अस्थिर भारतवर्ष के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो हम बिल्कुल पड़ोसी पर अगर कुछ पड़ोसी का हाल जो भी होता है उसका असर तो सीधा सीधा अपने घर पर आएगा ही। आग अगर बगल में लगेगी तो उसकी जो आंच होगी उसका असर होगा हमारे ऊपर। मैं संजीव आपके पास आना चाहती हूँ और जो सबसे बड़ा कारण जिसको माना जाता है श्रीलंका की आज की इस हालिया स्थिति के लिए, अभूतपूर्व संकट जो सामना कर रहा है श्रीलंका, चाइना, जिसने कर्जे पर कर्जे खूब दिए लेकिन आज की तारीख में हाथ झटक लिया, ये भी खबर है। शायद श्रीलंका की तरफ से मदद भी मांगी गई लेकिन पूरी तरीके से हाथ झटक लिया गया। इससे जुड़ी क्या खबर है संजीव, जरा बताइए, क्या कोई मदद चीन की तरफ से की गई? और ये जो स्थिति है ये समझने के लिए बाकी मुल्कों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं कि चाइना को अभी चाहे क्वाड हो या फिर एक दूसरा संगठन जिसका निर्माण करने की तैयारी हो रही है, इन्हीं क्वाड देशों की बैठक के दरमियान जिसको लेकर के चर्चा हुई थी, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए आशा, आज की तारीख में श्रीलंका की जो स्थिति है दरअसल वो एक उदाहरण है कि चीन को कंटेन करने की ज़रूरत है। जो ज़रूरत चीन को कंटेन करने की है वो श्रीलंका के इस उदाहरण से और आज की घटना से और ज़्यादा रेखांकित हो जाता है। चीन ने जिस तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, भारत लगातार इसका विरोध करता रहा है। और क्यों विरोध करता है वो श्रीलंका की आज की तस्वीरें बताती हैं। आप देखिए कि भारत के आसपास के जितने भी मुल्क हैं, खास तौर पर श्रीलंका और पाकिस्तान को चीन ने अपने कब्जे में एक तरह से आर्थिक रूप से ले लिया है और वो ऐसा कब्जा है जो कि भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी है और भारत इस खतरे को बखूबी समझता भी है। आप देखिए जिस तरह से एक सड़क बना करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट तक पहुंच जाया गया है, वो अपने आप में कितनी बड़ी साजिश है उस बात को पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं समझ रहे हैं। और वहाँ के लोगों में खासतौर पर क्वेटा में और बलूचिस्तान में कितना विरोध है चीनियों का, इस बात को भी वहाँ के लोगों और हुक्मरानों ने नजरअंदाज किया है। वहाँ के लोग नापसंद करते हैं चीनियों को और यही स्थिति श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में आज की तारीख में अगर आप चीनियों का नाम ले लेते हैं तो फिर वो व्यक्ति और वो नेता पिटना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मानते हैं कि केवल राजपक्षे ही नहीं बल्कि ये जो चीनी हैं इन्होंने भी हमारे देश को डेट क्राइसिस में फंसाया है। आप कल्पना करिए कि 27 जून के बाद से तेल न मिल रहा हो और वहाँ पर जो तेल की कंपनी है सिलोन ऑयल, उसने सप्लाई तो टोटल बंद कर दी थी।
आज और कल यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को जो भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसकी सब्सिडरी तेल सप्लाई करती है, वो लंका आईओसी उसे कहते हैं, उसने भी तेल बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ की राजनीतिक स्थिरता हमारे इन्वेस्टमेंट को गारंटी नहीं करती है, हमारे स्टाफ की सुरक्षा को गारंटी नहीं करती हैं। तो आप देखिए कि अगर पेट्रोल पंप खाली हो जाएं, केवल हॉन्क कर सकते हैं आप वहाँ पर, केवल हॉर्न बजा सकते हैं। और जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था कि गो गोटा यामा यानी कि गोटा पक्ष तुम अपने गांव जाओ, ये नारे हॉर्न बजा बजा करके दिए जा रहे हैं। तो ये स्वतः स्फूर्त है, ये बहुत ही ज्यादा स्पोरेडिक और कहा जा सकता है कि एक स्पॉन्टेनियस तरीके से खुलकर सामने चले आ रहे हैं। मानकर चलिए कि ये जो क्राइसिस आई है ये व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है और एक अग्र सूचना की तरह है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्फ्लेशन से होती है और अगर आर्थिक दुश्वारियां होंगी तो फिर जनता सड़क पर आएगी और ये राजनीतिक अस्थिरता की अग्र सूचना के तौर पर होती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों को उतना ही सोल्यूशन देने की जरूरत है जितना बाकी बड़े मुद्दे, क्योंकि जनता जब बाहर आती है तो कोई रोक नहीं पाता। बिल्कुल, और वो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे, यही आक्रोश आज श्रीलंका में सड़कों पर देखने को मिला है। और चीन ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी न दोस्ती भली न दुश्मनी, लेकिन यहाँ भारत की भूमिका हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी देखा। प्रोफेसर महेंद्र जी, उस समय भी भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें की गई। अब इन हालात में हम हालांकि मदद कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारा देश एक पूरे मुल्क को नहीं चला सकता, वो मदद नाकाफी ही है। भले जितनी भी मदद दी जाए, बाकी देशों को भी आने की जरूरत है, लेकिन जो भी मदद को आ रहा है वो अलग से शर्तें लगा रहा है। हम बड़े भाई की भूमिका जरूर निभा रहे हैं, लेकिन अब इसमें जैसे ब्रिक्स जैसे संगठन है जिसमें भारत भी है, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? भारत की भूमिका यहाँ कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? क्या ये संभव है आज की डेट में, इन परिप्रेक्ष्य में जो हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, बाकी देशों को भी समझाया जाए? क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल भी दूं, आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, क्योंकि अगर हमारे साथ खड़ा एक इंसान, एक समुदाय में हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ खड़ा एक इंसान कमजोर है, उसको उठाना है, तो सभी मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो शायद उसको उठाना संभव हो। $3.5 बिलियन की मदद IMF दे रहा है, जबकि चाहिए $7 बिलियन की। तो ऐसे में भारत कितना महत्वपूर्ण रोल आज की डेट में निभा सकता है इन देशों को साथ लाने में श्रीलंका के लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो है साउथ एशिया में जो है भारत की हमेशा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है अगर हम देखें तो। और श्रीलंका एक पड़ोसी देश है और भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन श्रीलंका को इस जो है वित्तीय संकट से और जो अब एक राजनीतिक संकट में भी बदल गया है, इससे उबारने के लिए जो है जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, खासकर जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कोई एक देश, जैसा आपने खुद ही कहा कि इस क्राइसिस को जो है से उबरने में श्रीलंका की मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ये मल्टीलेटरल एजेंसीज या जो बाकी विश्व समुदाय है, जो बाकी संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो तभी मदद कर सकते हैं जब जो है श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता बहाल की जाए और जो है राजनीतिक स्थिरता आने के बाद जो है जो वित्तीय संकट है उससे जो है मदद करके जो है श्रीलंका को उबारा जा सकता है। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनकी है। इसके अलावा जो भारत जो है ये मदद कर सकता है कि साउथ एशिया में एक रीजनल पावर के रूप में, जो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत इन मल्टीलेटरल सर, एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ा रोकना पड़ रहा है आपको। जिस बैठक की हम बात कर रहे थे उसकी शुरुआत हो गई है। PM रानिल विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई थी और कोलंबो में पार्टी नेताओं की इमरजेंसी बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में यह तय होगा कि आखिर आगे का रोड मैप क्या हो, क्योंकि कुछ नजर नहीं आता। ये ऐसा संकट है जिससे निकलें कैसे, कोई मदद को हाथ आगे बढ़ाए और बढ़ाए तो बिना शर्तों के साथ, इस उम्मीद में है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आज इस आपात बैठक को पहले ही बुलाया गया था, आह्वान किया था, और उसके बाद आप बता दें आपको कोलंबो में पार्टी नेताओं की ये इमरजेंसी बैठक शुरू हो चुकी है। आप समझ सकते हैं अपने आप में ये अब जिस स्थिति का सामना आज करना पड़ा, जिस प्रकार राष्ट्रपति भवन में घुस आए प्रदर्शनकारी, वहां पर कोलंबो में सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। वहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था। भीतर भी ये देखिए, ये पहली तस्वीर स्विमिंग पूल राष्ट्रपति भवन के भीतर, उसमें देखिए कैसे लोग कूद पड़े, उन्होंने वहां पर हालांकि आनंद उठाया इस प्रदर्शन के बीच, लेकिन अपना विरोध भी कुछ इसी तरीके से दर्ज करवाने की कोशिश की, क्योंकि वो गोटाबाया राजपक्षे को किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। किचन में खाना खाया, स्विमिंग पूल में नहाया,
बेड पर आराम किया। ये तस्वीरें देखिए, कुछ इस प्रकार से ये विरोध की तस्वीरें देखने को मिली है वहां पर। लेकिन जानकारी ये भी है कि जिन पर दारोमदार था इनको रोका जाए, उन्होंने भी एक तरीके से छूट ही दी, क्योंकि हर कोई आजिज आ चुका था इस सत्ता से। तो जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने भी एक हद के बाद हाथ खड़े कर दिए, एक तरीके से छोड़ दिए, ये अंदर एंटर कर पाए। इस प्रकार इन्होंने, आज पूरी दुनिया ये देख रही है क्या कुछ हो रहा है श्रीलंका में इसका ये। और सबसे बड़ा इसका जो कारण है, जो इसके पीछे वजह है, वो राजपक्षे परिवार, जिसने अपनी गलत नीतियों की वजह से श्रीलंका को गर्त में ढकेल दिया। एक ऐसे अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना श्रीलंका को करना पड़ रहा है जो इससे पहले नहीं देखा गया। अब इन हालात से कैसे निकला जाए, इसी को समझने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए विस्तार से आज ये अहम बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है।